डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में अब हम देखेंगे कि आईएस कोड की क्या क्या रिकमेंडेशंस दे रखी हैं, जिसको जानकर हम एक डिजाइन कर सकते हैं पूरा। यहां पर सारी की सारी रिकमेंडेशंस लिखी हैं। ये सारी एक बार आपको रिकमेंडेशन याद हो गई, इसके बाद आप रिवेटेड कनेक्शन का 90% जितने भी न्यूमेरिकल्स है सारे सॉल्व कर पाएंगे बस एक इसी पेज से। अब इसमें देखिए जो IS 800 है ये हमारा स्टील डिजाइन के लिए है। IS 800 ये IS कोड हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड 800 है ये 1984 की हम बात कर रहे हैं, 1984 में जो आया था। इसके बाद एक और IS 800 आ चुका है, वो आया है 2007 में, 2007 में। जो 2007 वाला है वो हम इस्तेमाल करते हैं बोल्टेड कनेक्शन के लिए, बोल्टेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं IS कोड 800 2007। बोल्टेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन के लिए हम वो इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो हमारा फुल्ली लिमिटेड स्टेट के ऊपर बेस्ड है। और ये वाला कोड हम इस्तेमाल करते हैं केवल 1984 केवल और केवल रिवेटेड कनेक्शन के लिए। अब इसकी सारी की सारी रिकमेंडेशंस हम एक बार देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले देखा डाया ऑफ रिवेट। कोई भी आपके पास न्यूमेरिकल आएगा, उस न्यूमेरिकल में सबसे पहले क्या आएगा हमारा, न्यूमेरिकल में सबसे पहले होगा डाया ऑफ रिवेट। अब आपको एक प्लेट दी कि दो इस तरीके से प्लेट है, उसको ज्वाइन करना है और उसको ज्वाइन करना है रिवेट से। अब रिवेट से ज्वाइन करना, अब आपको पूरे तरीके से आपको ही डिजाइन करना है। कितने रिवेट लगेंगे, कितने डाया का रिवेट लगेगा, कितना उसमें होल होगा, कितनी फाइनली स्ट्रेंथ बैठेगी उसकी, ये सब चीज आपको डिजाइन करनी है। सबसे पहली चीज है डाया ऑफ रिवेट, रिवेट का डाया जिसको हम बोलते हैं फाई से हम उसको डिनोट करते हैं, डाया ऑफ रिवेट या फिर डाया ऑफ शैंक, दो नाम है इसके। इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। तो अगर आपको दे रखा है एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, फाई की वैल्यू आपकी वो हो गई। जैसे कि अगर 12 mm दे रखा है, 14 mm दे रखा है, फाई की वैल्यू वो हो गई। अगर नहीं दे रखा है आपको तो आप फाई लेंगे, जो कोड आपका कहता है कि फाई आपका बराबर होना चाहिए 6.05 T √T। ये T क्या है, T है थिकनेस ऑफ द थिनेस्ट मेंबर। दो जो आप प्लेट ज्वाइन कर रहे हैं, दो प्लेट, ये जो दो प्लेट ज्वाइन कर रहे हैं इसकी कुछ थिकनेस होगी प्लेट की, मान लो कि 10 mm, इसकी भी एक थिकनेस होगी 10 mm। तो ये जो 10 mm है, अब इसके अंदर रिवेट कितने लगेंगे, तो IS कोड ने बताया है कि मिनिमम थिकनेस कितनी, वो मिनिमम आपका डाया कितना होगा रिवेट का, वो होगा T की वैल्यू आप रखेंगे 10 यहाँ पर √10 और उसके बाद गुणा करेंगे आप इस तरीके से 6.05 से, तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो उससे एक ज्यादा लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपकी वैल्यू आ गई निकल कर इसमें 11.25 आ गई, मान लेते हैं फाई की वैल्यू, तो इसमें क्या लेंगे आप, अब 11.25 का तो होता नहीं रिवेट आपका, आप लेंगे 12 फाई यानी कि 12 mm। इस तरीके से 12 mm है, 16 mm है आपके पास, 20 mm है, 22 mm है। अब इसके बाद हमारा फाई समझ में आ गई, डाया ऑफ शैंक एक इसका नाम है और एक इसको हम डाया ऑफ रिवेट भी बोल देते हैं। इसके बाद हमारा आता है डाया ऑफ होल या फिर ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। डाया ऑफ होल समझ लेते हैं पहले। जब आप रिवेट को लगाएंगे तो लगाने के लिए होल करना पड़ेगा आपको। वो होल कितना आप करेंगे, होल का डाया क्या होगा, तो वो होल का डाया D डिपेंड करता है फाई पर। अगर फाई यानी कि जो डाया ऑफ रिवेट अभी आपने लिया है वो 25 mm से कम है या 25 mm के बराबर है, 25 mm से कम या बराबर है, तो हम फाई में 1.5 ऐड कर देंगे। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, वैल्यू क्या आई थी फाई की 11.25, लिया कितना है हमने, फाई बराबर 12 mm। तो 12 mm अगर हमने फाई लिया है तो D कितना लेंगे, 12 + 1.5 यानी कि 13.5 mm हम लेंगे इसका D, यानी कि डाया ऑफ होल। पर एक समझने वाली बात यह आती है कि यहां पर लिखा है डाया ऑफ होल और ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट, यानी कि ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट भी यही होता है। तो अब ये क्या है, डाया जो होता है रिवेट का फाई, ये तब का डाया होता है जब रिवेट ऐसे ही बाहर है, अभी हमने लगाया नहीं है, रिवेट बनकर आ गया हमारे पास रखा है। जैसे कि इसका डाया हमने मान लिया 10 mm है, तो जिस भी प्लेट के अंदर लगाना है हमें, उस प्लेट में हम डाया कितना रखेंगे प्लेट का, वो रखेंगे 11.5। इसके हिसाब से 1.5 हमें ऐड करना है। तो डाया रिवेट का क्या था 10 mm, हमने होल कितना किया प्लेट में 11.55 mm का। क्यों ऐसा, ताकि रिवेट आराम से इसके अंदर चला जाए। जब हम रिवेट को इसके अंदर लगाएंगे इस तरीके से, ऊपर तो हेड है इसमें रिवेट में, नीचे जब हम इसको ठोकेंगे और ठोक करके हम इसका नीचे भी हेड बना देंगे, और जब यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगी तो लेटरल स्ट्रेन भी आएगी, यहाँ से फैलेगा हल्का सा, तो ये इधर से भी फैल के बिल्कुल जो डाया था
शुरू में होल का डाया कितना था 11.5, जबकि इसमें अगर हम देखें रिवेट कितना था हमारा, तो रिवेट इसमें था इतना, ये गैप है ना बीच में। लेकिन जब हम इसको ठोकेंगे, हेड बनाएंगे, तो कंप्रेशन आएगा उस पर, तो लेटरल स्ट्रेन भी आएगी, तो यहां से ये फैलना शुरू कर देगा और ये धीरे 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 पूरी जगह घेर लेगा रिवेट। यानी कि रिवेट का लगने के बाद जो डाया होता है वो डाया कंप्लीटली डी के बराबर हो जाता है, डी के बराबर। शुरू में जो रिवेट का डाया होगा वो होगा फाई के बराबर, जो कि 1.5 mm कम होगा फाई। लेकिन जब हम रिवेट को लगा देंगे उसके बाद जो उसका डाया बनता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट, तो वो हमेशा डी के बराबर होता है। तो ध्यान रखना, कोई पूछे डाया ऑफ रिवेट क्या है तो वो है फाई, डाया ऑफ शैंक क्या है वो है फाई। लेकिन कोई पूछे ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट क्या है तो वो है हमारा फाई प्लस 1.5 या फिर फाई प्लस 2 या तो डी कह सकते हैं आप उसको। इसी को हम बोलते हैं डाया ऑफ होल। अब इसमें हम देखते हैं ये क्या है, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट। थिकनेस ऑफ कवर प्लेट हमारा जब हम डिजाइन करते हैं बट जॉइंट, यानी एक प्लेट ऐसे एक प्लेट ऐसे, जब हम दो प्लेट को इस तरीके से ज्वाइन करने के लिए उसके ऊपर एक प्लेट और लगाते हैं इस तरीके से, और यहां पर एक रिवेट लगाते हैं, यहां पर एक और रिवेट लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं बट जॉइंट। जब दो प्लेट को इस तरीके से ज्वाइन करते हैं हम और उसके ऊपर लगाते हैं कवर प्लेट, और अगर हम इस तरीके से प्लेट के ऊपर प्लेट रख के यहां पर रिवेट लगाएं, इसको हम बोलते हैं लैप जॉइंट। तो ये कवर प्लेट की जो बात आ गई यहां, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, ये कवर प्लेट जो टी डैश दिखाया गया है ये केवल और केवल बट जॉइंट के लिए है। बट जॉइंट में इसको हम बोलेंगे मेन प्लेट, जिन दो प्लेट को हमने ज्वाइन किया है इसके ऊपर जो कवर प्लेट लगाएंगे उसकी भी तो कुछ थिकनेस होगी, जो कवर प्लेट लगा रहे हैं उसकी भी थिकनेस होगी कुछ, तो वो हमें कोड ने बताया है कि जो कवर प्लेट की थिकनेस लेंगे वो आप लेंगे 5/8t, यानी कि 5/8 t। और यहां t क्या है, यहां t है थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, यानी जिन दो प्लेट को हमें ज्वाइन करना है, एक ये प्लेट मेन प्लेट, इसकी कुछ थिकनेस है t। तो जो कवर प्लेट हम लेंगे वो लेंगे 5/8t, यानी 5/8t लेंगे। अब इसमें दो टाइप के ज्वाइंट होते हैं, एक तो होता है सिंगल कवर प्लेट जिसमें हम केवल और केवल ऊपर लगाते हैं कवर प्लेट, एक होता है डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंट, उसमें हम ऊपर भी लगाते हैं और हम नीचे की तरफ भी लगाते हैं, ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो इसमें हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि 5/8t ही है। सिंगल कवर प्लेट लगाएंगे तो इसकी भी थिकनेस 5/8t, डबल अगर हम कवर प्लेट लगाएंगे तो इसकी भी थिकनेस होगी हमारी 5/8t, यानी ऊपर की भी 5/8t और नीचे की भी 5/8t। इतना हमें याद रखना है, 5/8t। अब अगर हम आगे देखते हैं यहां पर पिच क्या होता है हमारा, तो पिच होता है इस तरीके से, ये एक जॉइंट है। अब इस जॉइंट में एक प्लेट है ये, एक प्लेट है ये, इस तरीके से ये प्लेट इस तरीके से आ रही है, फोर्स इस तरफ लग रहा है और इसमें इस तरफ लग रहा है। फोर्स की डायरेक्शन क्या है, फोर्स की डायरेक्शन है ये वाली, ये है फोर्स की डायरेक्शन। तो फोर्स की डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम बोलते हैं पिच। फोर्स की डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिवेट के बीच की दूरी होगी उसको बोलेंगे पिच, डिनोट करेंगे पी से। और जो फोर्स के डायरेक्शन में दो पास के रिवेट के बीच की दूरी होगी उसको हम बोलेंगे बैक पिच, और उसको हम लिखेंगे पी बी से। यहां पर फिलहाल रिवेटेड कनेक्शन के केस में हम बैक पिच और पिच दोनों को सेम मानकर चलते हैं, यानी जो बात हम पिच के लिए बता रहे हैं वही सेम बात फॉलो होंगी बैक पिच के लिए भी, ठीक है। तो इसका मतलब दो रिवेट के बीच की दूरी कितनी रखनी है उसको हम पिच ही बोल रहे हैं फिलहाल, चाहे वो बैक पिच हो चाहे वो सिंपल पिच। जो पिच होगा पी, अब एक वैल्यू होगी मिनिमम, कि ये रही मिनिमम वैल्यू, इससे ज्यादा पास रिवेट नहीं लग सकते। एक होगी मैक्सिमम दूरी, कि इससे ज्यादा दूर रिवेट नहीं लग सकते, कोड ऐसा बताएगा हमें। तो जो इसमें मिनिमम दे रखा है पी मिनिमम वो होता है 2.5d, यानी कि 2.5d। डी क्या है, डी फिर वही है डाया ऑफ होल जो भी ऊपर पड़ा, या फिर ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट, कुछ भी कर सकते हैं। तो मिनिमम पिच होगी हमारी 2.5d, याद रखना है ये। और जो मैक्सिमम पिच होगी, यानी दूर से दूर हम कितना रिवेट को दूर रख सकते हैं। अब इसमें केस बनते हैं। पहला केस है हमारा टेंशन मेंबर का, अगला केस है कंप्रेशन मेंबर का, अगला है फिर टैकिंग रिवेट का। एक एक करके समझ लेते हैं।
मैक्सिमम जो होगा अगर हम टेंशन मेंबर को डिजाइन कर रहे हैं, यानी हम कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जिसके ऊपर जॉइंट तो लगना है लेकिन फाइनली उसके ऊपर टेंशन आनी है, इस तरीके से अगर हम इस तरीके का कोई डिजाइन कर रहे हैं कि उस पर टेंशन आनी है, तो जो मैक्सिमम पिच होगी वो होगी 16T 16T या फिर 200 mm। 16T या फिर 200 mm, इन दोनों में से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी से भी। टी फिर वही है, यहां पर थिकनेस ऑफ द प्लेट, थिकनेस ऑफ द प्लेट है हमारा टी। अब यहां पर एक कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा कि जब कोड कह देता है कि टेंशन ये पी मैक्सिमम है और पी मैक्सिमम है 16T या 200 mm, तो इसका मतलब 16T को माने या 200 mm को माने। अब देखो, मान लेते हैं यहां पर T की वैल्यू है 10, हमने मान लिया T की वैल्यू हमारी 10 है, तो उस केस में ये कितना हो गया 16T हो गया 160, और ये जो 200 mm तो 200 mm ही रहेगा, क्या आ गया 160 16T के हिसाब से, और 200 mm तो 200 mm वैसे ही रहा। अब यहां पर देखते हैं, कोड ने हमसे कहा था P मैक्सिमम, यानी कि P मैक्सिमम P ये है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोड ने ये बात कही, ये मैक्सिमम पिच है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं लेता हूं यहां पर 200 mm, तो 200 mm चलो ये तो कोड की वैल्यू फॉलो हो गई कि 200 mm से ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन 16T से तो ज्यादा हो गया। 16T कितना बैठा था 160, और हमने ले लिया 200, तो कोड की बात तो फॉलो हमने की नहीं। तो इसका मतलब क्या लेना है हमें, जो मिनिमम वाली वैल्यू दे रखी है इसमें, वो दे रखी है 160, यानी कि हम इसमें 160 ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम 160 लेते हैं तो कोड ने कहा था कि वैल्यू आपकी जो P मैक्सिमम है वो या तो 16T या 200 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हम जब 160 लेंगे तो ना तो वो 16T से ज्यादा हुई वैल्यू और ना वो 200 mm से ज्यादा हुई, क्योंकि यह है मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर यही होता मिनिमम का केस, मान लेते हैं एक बार हम एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं, कोड ने दे नहीं रखा, कोड ने बताया P मिनिमम 2.5D ही रहेगा, लेकिन हमने मान लिया कि P मिनिमम हमें दे रखा है 60 और 100 mm, ये हम एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं। P मिनिमम दे रखा है 60 और 100 mm। अब यहां पर दोबारा मानते हैं हम कि हमारी T की वैल्यू क्या है 10 है, तो एक तो वैल्यू आ गई 60 और एक वैल्यू क्या आ गई हमारी 100। अब P ने अगर हमसे कोड ने ये कहा है कि जो वैल्यू है मिनिमम P मिनिमम यानी मिनिमम इससे कम होनी ही नहीं चाहिए, तो वो 60 या फिर 100, इससे कम नहीं होनी चाहिए। कोड की ये बात आ रही है। अब हमें वैल्यू कौन सी लेनी है, अगर अब मैं लेता हूं यहां पर वैल्यू 60, तो 60 वैल्यू में आप देखो कोड ने कहा कि 6T वैल्यू मिनिमम है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या लिया 60 यानी कि 60, कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं हुआ। लेकिन यही 60 100 से तो कम हो गया, कोड की वैल्यू तो हमने डिनाई कर दी ना चाहते हुए। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि P मिनिमम इस केस में हम क्या लेंगे 100 लेंगे, क्योंकि जब हम 100 लेते हैं तो 100 के केस में क्या है, अब हमने 100 ली तो कोड ने हमसे कहा था कि मिनिमम पिच 6T से कम नहीं होनी चाहिए। मिनिमम का मतलब क्या है कि 6T से कम नहीं होनी चाहिए। हमने क्या ली वैल्यू 100, क्या 100 6T से कम है क्या, 60 से नहीं है कम, सही है बात। आगे 6T जो हमारा P मिनिमम था वो 100 से कम नहीं होना चाहिए, क्या 100 से कम है क्या, नहीं है। यानी कि जहां कोड मिनिमम की बात करे वहां पर सारी वैल्यूज में से हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, और जहां कोड मैक्सिमम की बात करे वहां पर हमें जितनी भी वैल्यूज बैठे उनमें जो सबसे मिनिमम आएगी उसको लेना है। P मैक्सिमम अगर हम कंप्रेशन मेंबर की बात करें, यानी कंप्रेशन मेंबर, अब अगर फोर्स इस तरीके से लग रहा है अंदर की तरफ, तो कंप्रेशन मेंबर के केस में हमारी जो मैक्सिमम पिच होगी वो 12T या फिर 200 mm, इनमें से किसी से भी ज्यादा नहीं होगी, ये मैक्सिमम पिच है। और अब बात करते हैं टैकिंग रिविट क्या होता है फिर, ये जिसमें ये 32T और ये 300 mm दे रखा। टैकिंग रिविट क्या है, कई बार क्या होता है कि हमारे पास सेक्शन कोई भी अवेलेबल या तो होता नहीं है, या हम कॉस्ट बचाने के लिए हमारे पास जो और सेक्शंस पड़े हैं उन सबको मिला के हम कोई एक सेक्शन बनाते हैं। एक चैनल सेक्शन ये रहा, हमारे पास काफी सारे सेक्शन है,
तो हमने किया गया, एक चैनल सेक्शन ये रहा, एक चैनल सेक्शन ये रहा, दोनों को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, यहां पर लगा दिए बीच में रिवेट लगा दिए, ताकि वो टोटल क्या बन गया, दो चैनल सेक्शन मिलके आपस में उन्होंने आई सेक्शन बना दिया। तो अब सेक्शन पर लोड कहां आएगा, वो तो आएगा इस पर और इस पर। लेकिन जब हम दो सेक्शन को इस तरीके से बनाएंगे, एक ये रहा एक ये रहा, लोड हालांकि इस तरीके से आना है दोनों पर, लेकिन ये दोनों बंधे रहें, बीच में खुल ना जाएं, इस वजह से हम करेंगे क्या, बीच बीच में भी रिवेट लगा देंगे। जैसे कि इस केस में यहां पर लगाया हमने, इसी तरीके से कुछ दूरी बाद यहां पर भी लगा देंगे रिवेट, ताकि ये दोनों बंधे रहें बीच बीच में। ये दो हमारे एंगल सेक्शन है, एक एंगल सेक्शन ये रहा, एंगल सेक्शन इस तरीके का होता है, ये एक एंगल सेक्शन ये रहा और एक एंगल सेक्शन ये रहा। तो इस एंगल सेक्शन को हमने, एक ये रहा एंगल सेक्शन, एक ये रहा, दोनों को ज्वाइन करके हमने टी सेक्शन बना दिया है। अब ये कौन सा सेक्शन बन गया है, ये यहाँ टी सेक्शन बन गया है। इसको ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ा होगा, एक रिवेट हमने यहां पर लगाया होगा, एक रिवेट हमने थोड़ी दूरी पर यहां पर लगाया होगा, एक रिवेट हमने थोड़ी दूरी पर यहां पर लगाया होगा, एक रिवेट हमने यहां पर लगाया होगा। ये रिवेट क्यों लगाए हमने, इसका कोई स्ट्रेंथ से मतलब नहीं है, लेकिन ये रिवेट बांधे रखने के लिए है। ये रिवेट ना अगर हम लगाएं तो ये हमारा जो एंगल है ये खुल जाएंगे बीच में, इनमें बकलिंग हो सकती है, ताकि ये दोनों एंगल सेक्शन मिलकर, जिसको हम बोलते हैं बिल्ट अप सेक्शन, ये बिल्ट अप सेक्शन सेम एक यूनिट की तरह वर्क करें, तो हमें बीच बीच में रिवेट लगाने पड़े। इनको हम बोलते हैं टैकिंग रिवेट। ये सिर्फ और सिर्फ बांधे रखने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो टैकिंग रिवेट के केस में मिनिमम पिच तो यही रहेगी 2.5 डी, लेकिन मैक्सिमम पिच कितनी हो जाएगी, 32 टी या फिर 300 mm। ये यहां पर टैकिंग रिवेट का मतलब है। अब हम अगर आगे देखें यहां पर एज डिस्टेंस। अब एज डिस्टेंस क्या होता है, ये हो गया पिच, दोनों रिवेट के बीच की दूरी, ये भी पिच होगी, फिलहाल हम मान लेते हैं कि ये भी पिच हो गया। अब इससे किनारे में कितनी दूरी है, अगर हम इस रिवेट की बात करें, तो यहां से यहां तक ये जो दूरी है बीच की दोनों की, ये दूरी, इसको हमने बोला एज डिस्टेंस। और ये जो रिवेट की लाइन हो गई, इस रिवेट से ये जो प्लेट आ गई यहां तक, इसको भी हमने बोल दिया है एज डिस्टेंस। रिवेट और रिवेट के बीच की दूरी हो गई पिच, लेकिन रिवेट, आखिरी रिवेट जो है, उससे प्लेट का कोई भी एक किनारा, चाहे तो वो फोर्स की डायरेक्शन में हो किनारा, या वो फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो किनारा, उसको हमने बोल दिया है एज डिस्टेंस। दोबारा आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगा मैं कि केवल रिवेट का हम केस यहां पढ़ रहे हैं, हम यहां पर रिवेट का डिजाइन कर रहे हैं, इस वजह से हम इसको एज डिस्टेंस बोल रहे हैं और इसको भी एज डिस्टेंस बोल रहे हैं। अगर यही हम बोल्ट को डिजाइन करते तो हम IS कोड 800-2007 के अकॉर्डिंग चलते, और उस कोड के हिसाब से हमारा जो ये वाली डिस्टेंस होती है फोर्स के डायरेक्शन वाली, इसको हम बोलते हैं एंड डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एज डिस्टेंस। लेकिन फिलहाल हम रिवेट का डिजाइन कर रहे हैं, तो यहां ये भी एज डिस्टेंस कहलाती है और ये भी एज डिस्टेंस कहलाती है। अब ये एज डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो एज डिस्टेंस हम लेते हैं 1.4 से लेके 1.6 डी। जनरली हम 1.4 देखेंगे और आपको बुक्स के अंदर भी 1.4 दिखाई देगा इसमें, लेकिन हम 1.4 से लेके 1.6 के बीच कुछ भी ले सकते हैं। आप 1.4 लेना या 1.5 लेना, कैलकुलेशन में आसान रहता है इसमें। डी क्या है, डी वही हमारा डाया ऑफ होल। अब ये सारी तो हो गई रिकमेंडेशंस, एक बार देख लेते हैं हम। हमने देखा डाया ऑफ रिवेट, सबसे पहले कोई भी प्लेट है, फाई दे रखा है तो कोई बात नहीं दे रखा तो हम थिकनेस ऑफ प्लेट देखकर फाई यहां पर निकाल लेंगे। इसके बाद से फाई आ गया, फिर हम फाई की हेल्प से निकाल लेते हैं डाया ऑफ होल या फिर ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद हम थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, अगर हम बट जॉइंट को डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें थिकनेस कितनी रखेंगे प्लेट की, वो हम यहां से निकाल लेते हैं। जो ये पिच है हमारी, अब पिच एक मिनिमम होगी एक मैक्सिमम होगी। मिनिमम पिच हमारी 2.5 टी होगी हर केस में, और मैक्सिमम पिच टेंशन मेंबर के केस में 16 टी, और कंप्रेशन मेंबर के केस में 12 टी, और जो टैकिंग रिवेट होता है उसके केस में होगी हमारी 32 टी। अब ये सब काम हो गया हमारा। इसके बाद एज डिस्टेंस हो गई 1.5 डी हमने ले ली या 1.4 डी हमने ले ली। अब ये सब काम होने के बाद अब फाइनली हमें देखनी है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। जॉइंट की स्ट्रेंथ अब कितनी है। अब ये तो हमने सब कुछ निकाल लिया, प्लेट भी आ गई, एज डिस्टेंस भी आ गई, दो रिवेट कितनी कितनी दूरी पर लगाने हैं
ये पिच से भी हमने डिसाइड कर लिया। डाया ऑफ रिवेट, रिवेट भी हम लगा देंगे, डाया ऑफ होल भी हम कर देंगे। लेकिन उसके बाद फाइनली इस पूरे जॉइंट की स्ट्रेंथ क्या है? आपने जॉइंट लगा दिया, इसके बाद ये कितने लोड पर जॉइंट टूटेगा ये कौन बताएगा? तो जॉइंट की स्ट्रेंथ क्या होगी? दो चीजों पर डिपेंड करेगी, एक तो रिवेटिंग और एक प्लेट। जॉइंट में क्या है? दो है चीज, एक तो ये प्लेट है और एक जो दोनों के बीच में लगे हुए रिवेट है। एक तो रिवेट की वजह से कितनी स्ट्रेंथ है जॉइंट में ये, और एक प्लेट की वजह से जॉइंट की कितनी स्ट्रेंथ है वो। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो जॉइंट की स्ट्रेंथ होगी। अगर प्लेट की स्ट्रेंथ कम आ रही है इसका मतलब है फोर्स लगाने पे पहले टूटेगी प्लेट, लेकिन जॉइंट की स्ट्रेंथ तो खत्म होगी ना, चाहे प्लेट टूटे चाहे रिवेट टूटे, स्ट्रेंथ तो जॉइंट की हमारी खत्म हो गई उस एक पॉइंट पर। तो स्ट्रेंथ जॉइंट की हमें डिपेंड करती है एक तो रिवेट पर, रिवेट की स्ट्रेंथ कितनी है, दूसरा प्लेट की स्ट्रेंथ कितनी है। इन दोनों में से जो भी मिनिमम स्ट्रेंथ होगी जिसकी, उसको हम जॉइंट की स्ट्रेंथ बोल देंगे कि ये रही जॉइंट की स्ट्रेंथ, इससे ज्यादा लोड मत देना, नहीं तो या तो आपका रिवेट टूट जाएगा अगर रिवेट की स्ट्रेंथ कम है तो, और प्लेट की कम है तो प्लेट टूट जाएगी। अब यहां पर अगर हम रिवेट के अंदर भी देखें तो रिवेट के अंदर भी दो स्ट्रेंथ बनती है हमारी। एक स्ट्रेंथ बनती है हमारी शियर स्ट्रेंथ, यानी कि शियर स्ट्रेंथ कितनी है रिवेट के अंदर, दूसरा बियरिंग स्ट्रेंथ। बियरिंग स्ट्रेंथ कितनी है? शियर स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है π/4 d² Fs, और एक फॉर्मूला है π/2 d² Fs। अब यहां पर दो दे रखे हैं, एक दे रखा Fs1, एक दे रखा Fs2। Fs1 होता है हमारा जहां हमारा सिंगल शेयर होता है। शेयर स्ट्रेंथ में हमारे दो शेयर होते हैं, एक होता है सिंगल शेयर, एक होता है डबल शेयर। डबल शेयर केवल और केवल बट जॉइंट में होता है, और बट जॉइंट में भी उस जॉइंट में होगा जिसमें डबल कवर प्लेट लगेगी। जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तब वहां और क्लियर हो जाएगा। जब बट जॉइंट में भी डबल कवर प्लेट लगेगी, ऊपर भी कवर प्लेट नीचे भी कवर प्लेट, तभी हमारा फॉर्मूला लगेगा Fs2 वाला। सिंगल शेयर वाला फॉर्मूला लगेगा जब आपका बट जॉइंट सिंगल प्लेट में होगा या फिर लैप जॉइंट होगा। दोनों ही केस में हमारा Fs1 वाला फॉर्मूला लगेगा ये। अब यहां पर एक तो ये दे रखा है F, जो कैपिटल F है इसका मतलब है हमारा फोर्स, ये है फोर्स। और जो स्मॉल f दे रखा है जैसे Fs है, Fb है और Ft है, स्मॉल f हमारा बताता है स्ट्रेस। अब Fs का मतलब है शियर स्ट्रेस, तो स्मॉल f है स्ट्रेस और कैपिटल F है फोर्स। यहां पर देखिए ये एरिया है π/4 d², ये क्या है? सर्किल का एरिया है। एरिया की हमने मल्टीप्लाई कर दी है स्ट्रेस से। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया से एरिया कटेगा, बचेगा क्या यहाँ पर? फोर्स। तो कैपिटल F है फोर्स और जो स्मॉल f है ये है स्ट्रेस। अब रिवेट में दो टाइप की स्ट्रेंथ आ गई, एक होगी शियर स्ट्रेंथ, दूसरा हो गया बियरिंग स्ट्रेंथ। बियरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है हमारा? Fb, d यानी कि डाया ऑफ होल, T यानी कि थिकनेस ऑफ द प्लेट, मेन प्लेट की थिकनेस कितनी है वो, थिकनेस ऑफ द प्लेट, और Fb। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? ये है बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। अब आगे देखते हैं, प्लेट की अगर हम बात करते हैं तो प्लेट में टीएनए की स्ट्रेंथ निकालते हैं, सिर्फ एक ही स्ट्रेंथ निकालते हैं प्लेट की, Ft, जिसका फॉर्मूला होता है B - Nb। B क्या है? B है विड्थ ऑफ द प्लेट, ये है B यानी कि विड्थ ऑफ द प्लेट। तो B - Nb। D क्या है? D है डायाफोल, और N क्या है? N है नंबर ऑफ रिविट्स। N क्या है यहां पर? नंबर ऑफ रिविट्स इन सिंगल रो। यहां पर ये है हमारा नंबर ऑफ रिविट्स इन सिंगल रो। सिंगल रो यानी कि अब ये एक रो है, इस रो में कितने रिविट है? 1 2 3। तो यहां पर N की वैल्यू क्या रखेंगे हम? 3 रखेंगे। N यानी कि नंबर ऑफ रिविट इन सिंगल रो। ठीक है, N रखेंगे 3। अब इसके बाद आगे मल्टीप्लाई कर रखी है इसकी T से। T यानी कि थिकनेस ऑफ द प्लेट, और उसके बाद Ft यानी कि हमारा स्ट्रेस फॉर टीयरिंग, यानी कि टीयरिंग स्ट्रेस ऑफ द प्लेट।
तो बात आती है यहाँ पर, इन सब की वैल्यूज तो हमें पता है, लेकिन ये एफ टी, एफ बी और ये एफ एस, इनकी वैल्यूज कहां पर आएंगी, कहां से आएंगी? तो इनकी वैल्यूज की पूरी एक वैसे टेबल दे रखी है, इसमें 9 वैल्यूज दे रखी हैं, लेकिन वो सब आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो हर क्वेश्चन में वैल्यू लिखी जाती है। फिर भी आपको याद करने के लिए कुछ नॉर्मल वैल्यूज बता देते हैं। यहाँ पर ये जो वैल्यूज हो गई यहाँ पर लिखी है, एफ एस बराबर 100 MPa, एफ बी बराबर 300 MPa एंड एफ टी बराबर 150 MPa। ये नॉर्मल वैल्यूज हैं। एग्जाम में आप देखेंगे आपको यही वैल्यूज मिलेगी, एग्जाम में यही वैल्यूज आपको मिलेंगी, इसलिए इसको आप थोड़ा सा याद कर लें। वैसे आपको हर क्वेश्चन में ये वैल्यूज लिखी आएंगी, अगर नहीं लिखी जाती हैं तो आप इन वैल्यूज को लेंगे। वैसे आपके 95% वैल्यूज एग्जाम में हमेशा लिखी जाती है। हम अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे इसके, और देखेंगे किस तरीके से हम रिवेट की स्ट्रेंथ निकालते हैं और जॉइंट की स्ट्रेंथ निकालते हैं। क्या होता है स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, क्या होता है स्ट्रेंथ ऑफ अ सिंगल रिवेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटिंग।